हे गाइस, दिस इज निकेश सिंह और आज हम बात करेंगे टॉप 5 बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ इंडिया। भारत के 5 सबसे बड़े घोटाले जिन घोटालों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हर्षद मेहता स्कैम की। इस बंदे ने स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम किया था, जिसका अमाउंट था लगभग 5,000 करोड़। ये स्कैम 1992 में हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और हाल ही में इस स्कैम पर एक वेब सीरीज भी रिलीज हुई है, जिसका नाम है स्कैम 1992, जिसमें बताया गया है कि ये स्कैम कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था, वगैरह वगैरह। ये बंदा फेक बैंक रिसीट का इस्तेमाल करता था और बैंक से पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगाता था और पैसे कमाता था। और ये बंदा स्टॉक्स के प्राइसेस को भी मैनिपुलेट करता था। और आप इसका अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हो कि हर्षद मेहता ने एक बार एसीसी के स्टॉक का प्राइस 200 रुपये से सीधा 9,000 तक पहुंचा दिया। जी हाँ। और ऐसे ही काफ़ी स्टॉक्स के प्राइसेस को भी मैनिपुलेट किया। जब हर्षद मेहता का स्कैम पकड़ा गया तो उस पर 600 से भी ज़्यादा सिविल केसेस और 70 से भी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद पुलिस ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया। और फिर एक रात हार्ट अटैक के कारण हर्षद मेहता की डेथ हो गई। अब बात करते हैं हर्षद मेहता के चेले केतन पारिक की, जिसने किया था स्टॉक मार्केट का एक और बड़ा स्कैम, जिसका अमाउंट था लगभग 40,000 करोड़। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ। केतन पारिक बाय प्रोफेशन एक सीए था, जिसने हर्षद मेहता की फर्म ग्रोमोर में काम कर स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी सीखा। केतन का फैमिली बैकग्राउंड भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था, जिसके कारण उसे स्टॉक मार्केट की काफ़ी अच्छी समझ थी। और फिर पंप एंड डंप टेक्निक एंड सर्कुलर ट्रेडिंग जैसी फ्रॉड स्कीम्स का इस्तेमाल करके केतन ने किया स्टॉक मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा स्कैम। पंप एंड डंप टेक्निक का मतलब होता है जब कोई ट्रेडर या ब्रोकर भारी मात्रा में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और आर्टिफिशियली उस स्टॉक के प्राइस को बढ़ाता है, और जब प्राइस पीक पर होता है तो स्टॉक को बेचकर अपना प्रॉफिट कमाता है और इन्वेस्टर्स को नुकसान झेलना पड़ता है। और इस टेक्निक को जब कुछ ब्रोकर से ट्रेडर्स एक साथ करते हैं तो उसे हम सर्कुलर ट्रेडिंग कहते हैं। केतन पारेख इन्हीं फ्रॉड स्कीम्स का इस्तेमाल करके स्टॉक्स को खरीदता था और मैनिपुलेट करता था। ईयर 2000 में ये स्कैम पकड़ा गया और केतन पारेख को 15 साल के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया। अब बात करते हैं सत्यम स्कैम की, जिसका अमाउंट था लगभग 7,000 करोड़। सत्यम कंप्यूटर्स एक आईटी कंपनी थी, जिसकी शुरुआत रामालिंगन राजू ने अपने भाई के साथ 1987 में की थी। कुछ ही सालों में ये कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छू चुकी थी विद द नेटवर्थ ऑफ 2 बिलियन। उस समय रियल इस्टेट भी काफ़ी बूम पर था और इसी बूम को देखते हुए राजू ने रियल इस्टेट में काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट किया। राजू ने अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और जब पैसे खत्म होने लगे तो राजू ने अपनी कंपनी में गलत प्रॉफिट दिखाकर स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने लगा। स्टॉक्स को गिरवी रखकर राजू बैंक से पैसे लेने लगा और उन पैसों से अपने भाइयों के, यहाँ तक कि अपने नौकरों के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। और कुछ समय बाद जब रियल एस्टेट का मार्केट गिरने लगा तो राजू को काफ़ी परेशानियां आने लगी। और 2009 में राजू ने खुद सेबी में जाकर अपने स्कैम्स के बारे में बता दिया, जिसके बाद राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और राजू के ऊपर काफ़ी चार्जेस लगे, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं विजय माल्या स्कैम की, जिसका अमाउंट था तकरीबन 9,000 करोड़। विजय माल्या ने अपने एयरलाइंस के बिजनेस किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए अलग अलग बैंकों से तकरीबन 9,000 करोड़ का लोन लिया। पर विजय माल्या के एयरलाइन का बिजनेस प्रॉफिट के बजाय लॉस में जाने लगा, उसके पुअर मैनेजमेंट के कारण, जिसके बाद विजय माल्या को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसकी हालत नहीं थी कि वो बैंक्स का पैसा वापस कर पाए। और जब तक बैंक्स को ये समझ में आता, विजय माल्या लंदन भाग चुका था और बैंक्स को 9,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब अरे वो लड़की चले गई। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट नीरव मोदी स्कैम की, जिसने किया था लगभग 11,400 करोड़ का स्कैम। नीरव मोदी का ज्वेलरी का बिजनेस था, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल और फेमस था। अपने इस बिजनेस को दूसरे देशों में एक्सपेंड करने के लिए नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से एलओयू मांगा। एलओयू का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जब किसी व्यक्ति को फॉरेन बैंक से लोन लेना होता है तो उसे अपने देश की किसी बैंक से एलओयू लेकर फॉरेन बैंक को देना होता है, जिससे उस फॉरेन बैंक को ये गारंटी मिल जाती है कि
अगर वो व्यक्ति पैसे देने में फेल हो जाता है तो वो उसके देश के बैंक से पैसे ले सकती है। और इन्हीं LOU का इस्तेमाल करके नीरव ने फॉरेन बैंक से लोन लिए। लेकिन कुछ समय बाद जब फॉरेन बैंक्स ने PNB से पैसा मांगा तो PNB ने मना कर दिया, ये कहकर कि हमने कोई LOU इशू नहीं किए, जिसका मतलब नीरव ने फेक LOU बनवाए थे। ये स्कैम 2017 में पकड़ा गया, जिसके बाद पता चला कि ये LOU 150 से भी ज़्यादा संख्या में थे और नीरव मोदी को अरेस्ट कर लिया गया। सो दैट्स फॉर टुडे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।